सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर यूएस कांग्रेस तक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ऑब्वियसली केस जारी है और बड़े इंटरेस्टिंग मरले में दाखिल हो चुका है। अब कल गवर्नमेंट की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम मारूजात पेश किए जा चुके हैं। अब कल जो है वो आई थिंक फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो फाइनल जवाब देंगे और उसके बाद इसका फैसला हो जाएगा। क्लियरली एक डिवीजन नज़र आ रही है जजेस के थिंकिंग पैटर्न के अंदर, आयन को इंटरप्रेट करने के हवाले से, इन स्पेशल सीट्स के हवाले से, और जो बल्ले के निशान के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको किस तरह फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट किया, इसके ऊपर भी बड़ी खुली डिस्कशंस हो रही हैं और ये फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब इसका फैसला आएगा। लेकिन अगेन सियासत का महवर जो है वो तहरीक इंसाफ इस वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाज़गश्त सुनाई दी जहाँ पर उनके इंसानी हकूक़ से मुतालिक वर्किंग ग्रुप है, उसमें यह मुतालबा किया गया उनकी तरफ से कि जी बानी PTI को रिहा किया जाए। ये कहा गया अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप ने कि जी बानी PTI इमरान खान को फौरी रिहाई दी जाए। उनकी हिरासत जो है बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी में आती है और उन्हें गिरफ़्तारी और कैद में रखने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है और इस गिरफ़्तारी का मकसूद उन्हें सियासी ओहदा रखने और इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था। इसलिए बिला जवाज़ गिरफ़्तारी का सद्देबाब के तौर पर फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये तमाम चीज़ें जो है बेसिकली जब अक़वाम मुत्तहिदा का नाम साथ लगता है तो लगता है ऐसे ऐसे कि UN ने कोई फ़ैसला कर दिया, कोई जनरल असम्बली की तरफ से कोई रेजोल्यूशन आ गई है जो सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान में बाइंडिंग है। लेकिन आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो पता चलेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो वर्किंग ग्रुप है ये एक तरह की आप कह सकते हैं NGO होती है ना, जिसकी कोई एक डिबेटिंग क्लब होता है जिसकी कोई ऐसा सच लीगल बाइंडिंग नहीं होती। और ये इसके रिव्यूज़ और ओपिनियन जो है ख़ुद अगर आप जाके UN की वेबसाइट पढ़ें ये किसी भी स्टेट पे बाइंडिंग नहीं होते। और ये जो ग्रुप है इंसानी हकूक़ के मुताल्लिक़, अगर मैं स्क्रीन पे दिखा सकूँ, ये चलता ही चंदे से है। ये आप डोनेशन अगर आप देंगे इसके अंदर और जो जितनी डोनेशन देगा उसके हिसाब से फिर बादी नज़र में इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। इसमें डोनेट नाउ की ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप की, अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें। इसमें आप $20, $50, $100, $150, $500 ये आप सब दे सकते हैं। और ये जो इंसानी हकूक़ कमीशन का ये जो ग्रुप है इनको वैसे शर्म आनी चाहिए इस बात पे। अच्छी बात है इन्होंने जी इमरान खान साहब की बात कर दी। जो कश्मीर के अंदर इतने मुजाहिदीन हमारे कैद हैं, हिंदुस्तान में पाबंद सलासल हैं, हिंदुस्तान की कैद में ह्यूमन राइट्स की वर्स्ट वायलेशन हो रही है। शर्म नहीं आई कभी UN के इस वर्किंग ग्रुप को कि उनके ऊपर भी आवाज़ उठाए, या इनको डोनेशन देनी पड़ेगी लाखों डॉलर्स की, उसके बाद ये कुछ करेंगे। अलबत्ता ये जो सारा मामला है ये डोनेटेड रिलेटेड और ओपिनियन यानी एक NGO की हद तक का है और इसका खुद उन्होंने बताया, जुल्फी बुखारी साहब ने, उन्होंने इसी को इनिशिएट किया था। लेकिन अगेन बात कहने की ये है कि तहरीक साहब पावर में है नहीं है, उनका लीडर जेल में है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से लेके UN तक बाज़गश्त है, डिस्कशन हो रही है वन वे और दी अदर वे तहरीक इंसाफ की। इवन US कांग्रेस के अंदर जो है वो रेजोल्यूशन पास की गई जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट किया, रद्द किया, लेकिन की तो गई और उसमें कहा गया कि इलेक्शंस जो है वो फेयर नहीं हुए एटसेट्रा एटसेट्रा। आज इमरान साहब, आज बुशरा बीबी जो है उनको ज़मानत कबल गिरफ्तारी हुई है उनकी नैब के 190 मिलियन फ्रॉड केस के मामले के अंदर, मुबैना मामले में, और उन्होंने आज बड़ी बद्दुआएँ दी। उन बद्दुआओं पे आता हूँ मैं अभी, नून लीग की गवर्नमेंट को बद्दुआएँ दी। लेकिन आज इमरान साहब भी बड़े गर्जे बरसे, मीडिया से उन्होंने टॉक की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के बाद मुज़ाकरात के लिए है क्या कि उनसे बातचीत की जाए, उससे मौसम पर मुज़ाकरात करें या किस पे करें। उनको पहले है ही कुछ नहीं कहने का मतलब ये था। हुकूमत झूठ पर चल रही है, वज़ीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है और इलेक्शन में बेज़ाब्तियों पर अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है। दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन इजराइल लॉबी भी ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी और आज भी साइफर के उस पर कायम हूँ। और बाकी उन्होंने एजेंसियों पर भी इल्ज़ाम लगाया, पता नहीं कौन कौन आ रहा है और जा रहा है, ये तमाम मामला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बुशरा बीबी की टॉक थी। मेरे साथ इरफान सिद्दीकी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उनके बाद जो है तहरीक साहब का मौक़िफ़ लें, लेकिन पहले इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी ने बद्दुआएँ दी हैं, आप नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, ऑब्वियसली आपके पास कुछ सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद आप बहुत करीब हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी एक तूफ़ान अमेज़ खामोशी कहें या एक सकूत तारी है जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है, मियाँ साहब बोले नहीं, कुछ किया नहीं उन्होंने, तो उसमें जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले जो इमरान साहब ने इल्ज़ाम लगाए आज भी आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, और बुशरा बीबी ने कहा है कि मुल्क में फ्रॉडी और चोरों की हुकूमत है, इस मुल्क का एक एक बंदा शैतान है। बद्दुआ न लग जाए, मैडम पहुँची भी तो बहुत है। इरफान साहब। बहुत शुक्रिया कामरान।
जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक़ है, ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं तो पीटीआई की जो 25-26 साल की सियासत पे नज़र रखता हूँ, इसमें सवाए इल्ज़ामात के, तोहमतों के, तानों के, नाम बिगाड़ने के, चोर कहने के, डाकू कहने के, लुटेरे कहने के, मुझे इसके अलावा उनकी डिक्शनरी में कोई और जो कहते हैं कि कोई खूबसूरत लफ्ज़ हो, कोई नर्म लफ्ज़ हो, कोई नर्म खूल लफ्ज़ हो, ये चीज़ें नहीं नज़र आईं। लिहाजा अगर आज वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि देने को कुछ नहीं है, तो वो एक लिहाज से ठीक कहते हैं, क्योंकि सियासतदान जब सियासतदानों से बात करते हैं तो वो सियासी इशूज़ पे बात करते हैं। वो जमहूरी कदरों पे, ऐवान को मुस्तहकम करने पे, मुल्क में इस्तेहकाम लाने पे, इकानमी पे, कानून साजी पे, आइनी तरामीम पे, इन चीज़ों पे बात करते हैं। खान साहब इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, ना उनके नज़दीक इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस है मुल्क की तामीर व तरक्की के हवाले से। उनका इशू मुख्तलिफ है। उनका इशू ये है जी कि मुझे जेल से निकालो, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करो, 9 मई जो है उसको सुफ़ाए हस्ती से मिटा दो, सुफ़ाए तारीख़ से मिटा दो, मुझे फिर से इक़्तिदार में लेके आओ, चोरों डाकुओं को निकालो। इनमें से कौन सा काम है जो शहबाज शरीफ कर सकता है, या जो जरदारी साहब कर सकते हैं, या जो कोई और कर सकता है? ये काम खान साहब इस मामले में बड़ा तजर्बा रखते हैं, महारत रखते हैं, और उन्हें मालूम है कि कौन सी कारगाह है और कौन सा कारखाना है और कौन सी टेक्साल है जहाँ से ये सिक्के डलते हैं। लिहाजा वो उधर रुजू कर रहे हैं। वो तो खुलेआम कहते हैं, वो तो कोई दबे लफ्ज़ों में नहीं कहते। वो कहते हैं हम वहाँ बात करेंगे जहाँ से हमारे मुतालबात मानने की ताकत है जिन अथॉरिटीज़ के पास। लिहाजा ये कोई बात नहीं है। इरफान साहब, मुझे एक बात बताइए कि जी कंप्लीट कर लें आप, कर लें कंप्लीट कर लें। जी, मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक बुशरा बीबी की बद्दुआओं का ताल्लुक़ है, और दुआएं भी आती हैं, बद्दुआएं भी आती हैं, अल्लाह ताला सुन रहा होता है सारी चीज़ें। फ़ैसले हमारे दीन, मज़हब, अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने करने होते हैं। अगर वो बद्दुआओं पे होते तो जो कहते हैं कि जर्मन की तोपों में कीड़े पड़ें, तो ना उस वक्त कीड़े पड़ते हैं किसी की तोपों में, ना कोई बद्दुआ। यानी आप बुशरा साहिबा की बद्दुआओं से घबराएं नहीं, क्योंकि देखें एक रूहानी शख्सियत है। नहीं, हम हमारे लिए बनीगाला से या ज़मान पार्क से कभी भी दुआओं का कोई खुशगवार झोंका ना माजी में आया है, ना अब आया है। लिहाजा उन बद्दुआओं को वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो अल्लाह ताला से तवक्को, उम्मीद होती है, और उसके उसके हुजूर हम सर झुकाते हैं कि वो हमारी ख़ताओं को भी माफ़ करे, हमारे गुनाहों को भी माफ़ करे, और अपनी निगाह इरफान साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान ये चाहते हैं, या इमरान खान इस बात पे अड़े हुए हैं, तो आपको लगता नहीं कि इमरान खान ने एक काम तो किया ना कि उन्होंने इलेक्शंस जो थे जेल में बैठ के इंतखाबी निशान के बगैर 90 सीटें जीती। एक तरह की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनके मुकाबले में कोई और दूसरी पार्टी उस तरह खड़ी नहीं हो सकी। अब आपकी भी कोalition गवर्नमेंट है, तो इस मुतल्लिक तो अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो उनकी बात में वज़न तो है कि आपके ख्याल में आप उसको डिसरिगार्ड कर देंगे कि एक पार्टी जिसको इलेक्शन कैंपेन चलाने की भी सहूलत मैसर नहीं थी, आप वन साइड कैंपेन चल रही थी, पीपल्स पार्टी कर रही थी, नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, वो जेल में उनकी क़यादत बैठी हुई थी। ठीक है, उनके नज़रियात से हम टोटली डिसएग्री कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हो सकता है मैं भी करूँ या ना करूँ फॉर दैट पर्पज़, लेकिन अवाम ने उनको एक्सेप्ट किया, अवाम ने उनको वोट दिया, तो उसको किस तरह डील किया जाए? मतलब आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाए, या आपको लगता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा बजट सेशन में कि जी मैं बात करने को तैयार हूँ अगर इमरान खान की कोई मुश्किलात है उनकी पार्टी की, या आप समझते हैं कि नहीं, टॉक हो ही नहीं सकती, इमरान खान से टॉक नहीं हो सकती, चाहे उसके पास इलेक्टेड मैंडेट है, चाहे उसके पास पॉपुलैरिटी है, बात नहीं हो सकती उससे? नहीं कामरान, ये तो बातें मेरा ख्याल है बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। नवाज़ शरीफ जब तवील जलावतनी के बाद आए, अपनी पहली तकरीर में उन्होंने यही बात कही कि हमें माजी को एक तरफ रख के एक नए रास्ते निकालने होंगे। शहबाज साहब जिस दिन वज़ीर आज़म बने, उनकी पहली तकरीर के अंदर ये बात शामिल थी। जरदारी साहब बारहा कह चुके हैं, मैंने सेनेट में खड़े होकर कहा था जी कि आए हम बातचीत करते हैं, मामलात को देखते हैं। मैंने तो ये प्रपोज़ल भी दी थी कामरान के चलें, बाहर मुखालफत हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को गाली दी जा रही है, आए हम ऐवान के अंदर, ऐवान बाला के अंदर एक नया माहौल पैदा करते हैं और अपनी अपनी लीडरशिप के लिए एक मिसाल कायम करते हैं
कि किस तरह बाहमी इत्तेहाद से और ताआवुन से हम हाउस को चलाते हैं, उसको भी टुकरा दिया गया। तो ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि उनका हुकूमत के साथ कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि उनके मुतालबात सियासी नौयत के हैं ही नहीं है। वो ऐसे ही हैं जैसे 87,000 या इससे ज़ायद कैदी हैं जेलों में पड़े हुए, और हर कैदी चाहता है जी कि मुझे मेरी रिहाई हो जानी चाहिए और इंसाफ का तकाजा यही है कि मुझे बाहर भेज दिया जाए। उनकी ख्वाहिशात ये हैं, उनके मुतालबात नहीं है, वो एक डीड चाहते हैं, वो एक ऐसा हल चाहते हैं जिसमें उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं और वो फिर से इक़्तिदार में आ जाए। ये सियासी नेगोशिएशन से मुमकिन नहीं है। जहाँ तक ये बात आपने कही है जी कि उन्हें मैंडेट मिला है, तो मैंडेट मिला है तो वो बैठे हुए हैं, वो दोनों हाउसेस में बैठे हुए हैं और बड़ी भारी तादाद में बैठे हुए हैं, और ये नंबर्स वही हैं आलमोस्ट जो उन्हें 2018 में तमाम तर हवाओं, साजगार हवाओं और साजगार मौसमों के बावजूद मिले थे। ये वही नंबर हैं, 30%, 31%, अब भी यही मिले हैं। उस वक्त भी उनकी जो हुकूमत थी वो हमारी आज की हुकूमत की तरह मखलूत हुकूमत थी, इत्तेहादी थे उनके साथ मिले हुए, और वो हुकूमत चलती रही। इत्तेहादियों ने छोड़ा तो वो, जैसे आज हमारे इत्तेहादी छोड़ेंगे तो ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई अछूती बात नहीं हो रही है। वो आए हुए हैं, हाउसेस में बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ की उन्होंने रुकनीत भी कबूल की हुई है, उनकी सरबराही भी कबूल की हुई है, वो तकरीरें भी कर रहे हैं, अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। वो अमेरिका की करारदाद की हिमायत अगर करते हैं तो वो भी रजिस्टर हो रही है। और क्या रोल चाहते हैं? इरफान साहब, ये जो पॉलिटिकल डील का मामला उठता है ना, वो इसलिए उठता है कि जब आप लोग पाबंद सलासिल थे, इवन जब आप पे केस बना वो भी एक सियासी केस था, इवन नवाज शरीफ साहब पे केस बने, साबित हुआ कि वो सियासी केस थे। होता ये कि आप जानते हैं कौसे कज़ा आसमान पे चेंज होती है, तो उसके बाद केसेस की नोयत भी रिड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब नवाज शरीफ साहब इज्जत बरी हो गए। अब कल कला ये जो केस चल रहे हैं इमरान साहब के, हो सकता है जब माहौल चेंज हो उसके बाद आप भी कह रहे हो कि नहीं जनाब, ये तो पूरे मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती होती रही, कभी नवाज शरीफ के साथ हुई, कभी बेनज़ीर के साथ हुई, कभी इमरान खान के साथ हुई। ये सियासी मामलात हैं, सियासी मुकदमात हैं। क्योंकि आप जब आर्गूमेंट देते हैं इमरान खान की इस सारी उसके खिलाफ, तो आप अपना आर्गूमेंट देते हैं कि देखें जी हमारे साथ भी कितनी ज़्यादती की गई, नवाज शरीफ साहब को रखा गया, उनकी बेटी को उनके साथ में गिरफ्तार किया गया, उनकी बेटी को जेल में रखा गया। तो इन सो मेनी वर्ड्स आप ये नहीं कह रहे होते कि जी क्योंकि हमारे साथ भी ज़्यादती हुई तो अब तुम्हारे साथ हो रही है, तुम भी भुगतो। तो टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट सर। जी कामरान, मेरा ख्याल है कि यहाँ आपने जो तकाबुल किया है मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। ओके। पहली बात तो ये है कि आप ख़ुद माशाल्लाह कोना मश्क सहाफ़ी हैं, नज़र रखते हैं, बड़े मारूफ एंकर हैं। आप मुझे बताइए कि खान साहब के दौर में जो मुकदमात बनते रहे हैं, राना सनाउल्लाह पे जो हेरोइन का केस डाला गया या चर्च का केस डाला गया, हमने कोई केस डाला है ऐसा? नंबर एक। नंबर दो, मुझे आधी रात को आपने उठाया घर से, मुझे हथकड़ियाँ डाली, मुझे लेके गए, किसमें दोनों बड़ी ज्यादतियां थी। हमने किसी को किराएदारी के इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं दोनों नहीं है, बाकी भी देखें। हनीफ अब्बासी के साथ आपने क्या किया, बाकियों के। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब के जो सो कॉल्ड केसेस थे उनका मुआवजा तो करें आज के केसेस से। नवाज शरीफ पे मैं चैलेंज किया था, मैंने हाउस के अंदर चैलेंज किया था, पूरी पीटीआई बैठी हुई थी। मैंने कहा आप ये बता दें नवाज शरीफ पे जितने भी मुकदमे बने, कोई एक केस भी ऐसा था जिसमें उस पर करप्शन का इल्ज़ाम था कि तुमने किक बैक्स कर ली, तुमने कमीशन खा लिया, तुमने मोटरवे से कर लिया? कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था। एसेट बियॉन्ड मीन्स, जिसमें ना एसेट्स का तयन किया गया, ना मीन्स का तयन किया गया और लटका दिया गया। और फिर वहाँ से हमारा मुकदमा शुरू होता था। कहाँ से? आज तो ये है ना जी कि सेशन कोर्ट में है तो सिविल जज में है तो हाई कोर्ट में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो नज़रसानी में जाएंगे। हमारी तो सुप्रीम कोर्ट से केस शुरू होते थे, वहीं ख़त्म हो जाते थे। ना कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। कौन सा कंपैरिजन आप कर रहे हैं? हम पे कोई 190 मिलियन बिलियन। सर जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि ये सारे सियासी केसेस हमारे ऊपर जी नहीं अल कादर ट्रस्ट का केस किस तरह सियासी केस है? अल कादर ट्रस्ट एक आदमी के अरबों रुपए, जो कुछ 66 अरब रुपए बनते हैं, वो आपने एक शख्स को बाहर से आए जुर्माने के तौर पे आपने उस शख्स को दे दिए। चलें दे दिए, आपका दिल बड़ा खुला था, आपने बख्शिश कर दी, आपने अता कर दी, आपने एक बादशाहाना सखावत का सबूत दे दिया। लेकिन आपने उसी शख्स से फिर अरबों रुपए की ज़मीन भी ली, उसी शख्स से मुफ्त में आपने अब यूनिवर्सिटी भी बनवा ली। ये कोई एसेट बियॉन्ड मीन्स वाला केस है या ये कोई उस तरह का केस है जिस तरह के पानामा में आपने इद्दत वाला केस है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि ये बिलो द बेल्ट हुकूमत। देखे ना, मैं वहाँ पर हुआ है।
मैं ज़ेर समाअत केस है, मैं अपनी राय देना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अदालत को या कानून को या देखें, हम जब चीज़ें इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं ना, मैं तो इन चीज़ों के हक में नहीं होता हूँ कि इस तरह के पैटी केसेस बने, लेकिन एक केस बना है और हकायक ये हैं जो पुख्ता हकायक हैं वो ये हैं कि केस की नौयत ठीक है, अब वो बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। हमारी सोशल कदरें क्या कहती हैं, आपकी राय समाजी क्या कदरें है क्या कहती हैं, मजहब क्या मियां कहता नवाज है, शरीफ इसको साहब भी की छोड़ क्या दो। राय है इस केस के ऊपर? देखिए, तो बहुत मैं इस पे कोई राय नहीं देना चाहता, इसलिए कि केस अदालत के अंदर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये फैक्ट्स जिनकी बुनियाद पे ये केस बना हुआ है, वो फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद है, उनको डिनाई कोई नहीं कर रहा। हाँ, उसके अच्छे होने पे, उसके बुरे होने पे, उसके मायूब होने पे, उसके खूबसूरत होने पे बातें हो रही हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि जी ये गलत केस है। हाँ, ये केस नहीं होना चाहिए, आप भी नवाज कहते हैं, कोई और भी कह देगा, लेकिन गलत नहीं है। नवाज तो शरीफ हमारे साहब, यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक ठीक है सर, आप जी, आप बोलिए, पॉइंट आप आपका आ सवाल गया, कीजिए। मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, उस पर बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन आप समझते हैं हकायक उसके ठीक है तो केस ठीक है। सर ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, इस हालांकि उनकी फेडरल में गवर्नमेंट है उनके भाई की, अगरचे उनकी बेटी जो है वो पंजाब में इस वक्त गवर्नेंस हवाले में, लेकिन उनके हवाले से परसेप्शन ये है कि वो चले, मैं लफ्ज़ मायूस यूज़ नहीं करता, मैं उसको इस तरह नहीं देखता, मैं खामोश लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन तजिया निगार तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट ने मियां साहब को बहुत सेटबैक दिया है। जो वो समझ रहे थे कि जिस तरह वो आए थे अरसे बाद अपने अवाम में वालिहाना तौर पे, वो समझ रहे थे मैंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी ज़ाती तौर पे, लेकिन अवाम ने जो है वोट उनको नहीं दिया, उनकी कंपेन को नहीं दिया, उनकी प्रेजेंस को, उनकी वापसी को उस तरह वेलकम नहीं किया। अवाम ने वोट उनके बदतरीन मुखालिफ को मेजॉरिटी में दे दिया उनको। क्या ये वजह इतने खामोश है या वैसे ही अभी खामोश है सर? मेरा ख्याल ये है कि ऐसी बात नहीं है। अवाम ने बहरहाल उनको वोट दिया है और इस वक्त भी उनकी पार्टी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि 2018 के इंतखाबात और आज के इंतखाबात में उस वक्त की धांधली के बावजूद कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरी बात यह है कि मेरी ये बात बड़ी मौजूए बहस रही है, मीडिया पे बड़ी डिस्कस होती रही है कि जी मैंने ये कहा था जी कि मियां साहब ने वज़ीर आज़म ना बनने का इरादा जो है या फ़ैसला जो है पहले कर लिया वो इंतखाबात से भी पहले किया हुआ था। जी हाँ, ये बात शायद आप पूछना भी चाहेंगे और पहले भी बड़ी मुझसे पूछा गया है। वैसे तो मुझे भी आइडिया इस बात का जो मियां साहब ने मुझे बताई हो, सही, ये बात ऐसी नहीं है जो मियां साहब ने मुझे रूबरू बैठ के कहा हो कि मैं जीत भी गया तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी गुफ्तगू उनसे होती रहती थी, लंदन में होती रहती थी और कई बार उन्होंने ख़ुद मुझे बुलाया या मैं गया और बड़ी हम रूबरू बैठ के दो ही आदमी होते थे। तो मेरा एक अंदाज़ा था कि मियां साहब के अंदर शायद अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं है। मैंने ये बिल्कुल अपने कई दोस्तों से भी शेयर किया था कि मुझे मियां साहब से गुफ्तगू सर किस बुनियाद पे आपको ऐसा लग रहा था? फिर जब इलेक्शन के बाद कामर, जी सर, देखें एक होता है कामरान भाई के इंसान ये कहता है जी कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा, जैसे खान साहब फरमा रहे थे अपने बेटों से जी कि तुम आओगे तो मैं वज़ीर आज़म होगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो ऐवान सदर का ये हो जाएगा, गवर्नर हाउस का ये हो जाएगा, तो हम साइकिल पे जाए। मियां साहब ने ऐसी बातें छोड़ी हुई थी। ऐसी बात ये कि जिसमें ये लगे कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ चौथी बार तो अब मैं ये करूँगा, ये जुमला मैंने नहीं सुना उनसे। दूसरी बात यह है कि बहरहाल गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है कि उनके अंदर कितना जोशो जज्बा है एक बार फिर मुल्क की क़यादत करने का। वो मेरी अपनी फीलिंग्स थी, मेरी अपनी स्टडी थी। और फिर जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ 15-16 सीनियर लीडर मौजूद थे और मियां साहब ने जब ओपनिंग गुफ्तगू की तो वो ऐन मेरी तवक्को के मुताबिक थी। हो सकता है कुछ को हैरत हुई हो कि मियां साहब क्या कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा और मैं शहबाज साहब को नॉमिनेट कर रहा हूं, और कुछ को हैरत हुई होगी, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई थी। मैं पहले से ज़हनी तौर पे तैयार था कि मियां साहब ने यही बात कहनी है। तो अब ये है कि सूबे में उनकी बेटी की हुकूमत है, वो उसकी सरपरस्ती भी करते हैं, मीटिंग्स में भी बैठते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि मियां साहब ने जो हुकूमत है। कैंपेन चलाई थी वो अपनी बेटी के लिए, अपने भाई के लिए चलाई थी, क्योंकि उस वक्त तो अपने आप को पिच कर रहे थे वो, और वो अवाम से बरबला कह रहे थे कि ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवाएं। पार्टी के लिए दिलाई थी और पार्टी नवाज शरीफ भी है,
पार्टी मरियम भी है, परिगट शाहबाज भी है, और हम सब पार्टी हैं। पार्टी के लिए क़यादत होती है ना, और आपके ख्याल या में मुहिम होती है ना। अगर सिचुएशन ये है तो इसका मतलब और फिर ये जी फरमाएं फरमाएं। जी मेरा एनालिसिस ये है, वो हो सकता है गलत हो, कि मियाँ साहब अगर शायद 2/3 भी मेजॉरिटी होती तो उनका फैसला यही होता। सर इसकी क्या वजह है? मतलब वो अभी ऐसी उनकी, आप सेहत की वजह से आप कह रहे हो कि एज तो ऐसी अभी नहीं हुई, या आप इस वजह से कह रहे हैं कि अभी 2/3 मेजॉरिटी आई नहीं, अगर आती तो फिर बन जाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ये कहा कि अगर 2/3 भी होती तो शायद उनका फैसला यही होता, और इस नतीजे पे पहुंचना या इस फैसले पे पहुंचना कि मैं चौथी बार वज़ारत उज़्मा नहीं लूँगा, इसमें उनके 3 अदवार के उनके एक्सपीरियंसेस भी शामिल होंगे, उन्होंने जो मुशाहिदा किया वो भी शामिल होगा, मुल्क किस तरह का तकाजा कर रहा है, किस तरह के इस्तेकाम को चाहता है, ये सारी कंसिडरेशंस एक बड़े लीडर के तौर पे उन्होंने की होंगी, और उसके बाद एक नतीजे पे पहुँचे होंगे कि शायद शहबाज शरीफ साहब का मुल्क की क़यादत करना मुल्की इस्तेकाम के लिए, पार्टी के लिए, निज़ाम के लिए। सर ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, इससे मेरे ज़हन में एक सवाल आया। इरफान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया होगा प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, ख्वाह 2/3 भी आ जाती तो उन्होंने अपने 3 अदवार का मवाजना किया होगा, सोचा होगा, और फिर उन्होंने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जो है मौजूदा हालात के अंदर फिट इन टू बिकम द प्राइम। अब इससे मेरे जहन में सवाल ये आया कि तीनों अदवार के अंदर नवाज शरीफ साहब को अनसरमनली या वक्त से पहले बर्खास्त किया गया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। तो और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक तासुर ये है कि पहले दिन से, और ये मैं भी बता सकता हूँ आपको कि वाक़तन वो इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल राइट हैंड, इस्टेब्लिशमेंट ख्वाह कोई भी हो, ये नहीं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वो तो मुशर्रफ साहब से भी जब नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत सख्त थे, ख़राब थे, तब भी शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जिस वक्त मुशर्रफ साहब पे ट्रायल चल रहा था चौधरी निसार, और शहबाज शरीफ साहब जा के कहते थे कि आप ट्रायल ना चलाएं मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे लास्ट टाइम। तो सवाल सर ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि उनके ज़हन में ये आया कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी शायद उस तरह ना पहले कभी तारीख में बनी और ना शायद अब बन पाएगी, और शहबाज शरीफ क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हमेशा ही रहे हैं, तो इसलिए राइट टाइम पाकिस्तान के हालात यही मुतकाजी करते हैं कि मैं पीछे ही रहूँ और ये बन जाए ताकि हम 5 साल तो पूरे करें कम से कम पहली दफ़ा। अब देखें ना, ये तो आपने एक तज्जिया कर दिया है मेरे रिमार्क से। नहीं मैं आप तो आपके तज्जिए से मैं इत्तफाक भी कर सकता हूँ, अदम इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा और गुमान है, जितना मैं नवाज़ शरीफ साहब को समझता हूँ, जानता हूँ, मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए वो कोई भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लिहाजा ये मेरा अंदाज़ा और गुमान है कि शायद ये बातें उनके जहन में होंगी। और जहाँ तक मैं कामरान, अगरचे बराह रास्त आप जी जो आपने बताई, मुमकिन है उनके जहन में हों ये बातें, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस दफ़ा इंतखाबात के वक्त या इंतखाबाती नताइज आने के बाद मियाँ साहब के हवाले से किसी कारण से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनका वज़ीर आज़म बनना किसी को कबूल ना हो, या उनकी वज़ारत उज़्मा के बारे में कोई बदगुमानी पाई जाती हो या गर्मजोशी ना पाई जाती हो। ये खालिसतन उनका अपना फैसला था। राइट। तो इरफान साहब ये बताइए कि फिर वो क्या करेंगे? मतलब कौमी असम्बली से उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं, ऑब्वियसली कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास जो हो रहे हैं उनके अंदर भी वो शामिल नहीं है, जिस तरह के एक एक्टिव लीडरशिप या पॉलिटिशियन होते हैं। तो अब उनके लिए क्या स्कोप क्या है? मतलब ऑब्वियसली वो उनकी बेटी जो काम कर रही हैं, मियाँ साहब ये भी नहीं चाहेंगे कि वो आगे आगे बढ़ के अपनी बेटी को उस तरह लोगों की नज़रों में आगे गाइड कर रहे हो, क्योंकि उससे फिर मरीम नवाज़ साहिबा का स्टैचर, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत से लोगों के नज़दीक बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी अब स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकते कि साथ साथ रहें, क्योंकि मरीम नवाज़ ने और भी ग्रो करना है अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के मामला में तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि जब वो PDM 1 की गवर्नमेंट आई तब भी वो नहीं बोलते थे, वो कहते थे गवर्नमेंट मेरी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट, आप उनसे पूछे, मेरी गवर्नमेंट ख़त्म होगी 2017 के अंदर। तो अब उनका फिर रोल क्या है? मतलब इज ही इलेक्टेड रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं वो, और नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन में कभी नहीं आएंगे, या वो मौके का देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर अवाम उनकी तरफ ज़्यादा आए, तहरीक इंसाफ से थोड़ा कम पॉपुलैरिटी हो, पंजाब में आप ग्राउंड दोबारा लें, तो वो दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, या आप समझते हैं कि अब बस खत्म, द एंड है, वो रिटायरमेंट है उनकी? कामरान इसका मैं आपसे जवाब ब्रेक के बाद ले लूं इरफान साहब, इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद ले लूं अगर? जी बिल्कुल ब्रेक के बाद इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर जो है वो आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत करीब हैं,
और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में व्यूअर्स इस वक्त दो लीडर जो हैं वो आउट है प्रैक्टिकली। इमरान खान साहब, खैर वो तो अपनी हरकतों की वजह से आउट है, अब उसमें कोई क्या कर सकता है, बड़ा समझाया उनको कि काम वो करें जो आप कर सकते हैं। पावरफुल लोगों से, जिन्होंने आपको इक़्तिदार में लेके आया, उनको पता हो कि कितनी पावर है, उनके साथ आपने एक नाजायज़ पंगा क्यों लिया। और दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं, वो क्यों बिल्कुल अलग थलग हो चुके हुए। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के दो अहम तरीन किरदार इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि इरफान सिद्दीकी सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दस्ते रास भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ भी हैं और उनको समझते भी हैं। मैं सवाल छोड़े गया था आपके लिए इरफान साहब के, फिर इन तमाम जो मारूज़ात और आपने जो तमाम तज़िया पेश किया, जिसमें इलेक्शन से पहले से लेकर आपको ये लग रहा था कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं है, 3 दफ़ा कैबिनेट दवार का मुवाजना उन्होंने कर लिया, इस्टेब्लिशमेंट का रोल देख लिया, अब शहबाज शरीफ साहब का भी देख लिया उन्होंने, असल कलर के वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छा चल सकते हैं, जेल इन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी PDM 1 की गवर्नमेंट में। तो अब नवाज शरीफ साहब जो खामोश है, तो वो परमानेंटली रिटायर हो चुके हैं सियासत से, कौमी असम्बली से छुट्टियां ले ली हुई उन्होंने, या वो दोबारा आएंगे, कम बैक होगा उनका किसी स्टेज पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस लीडर की जमात पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही होगी और जिस लीडर की जमात पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में हुकूमत कर रही है, उसके बारे में ये कहना कि जी कम बैक करेगी, कम बैक और किसको कहते हैं? वो कम बैक कर चुके हैं। वो जलावतनी के बाद आए हैं और इलेक्शन जीता है, उनकी पार्टी ने मरकज़ में हुकूमत बनाई है, सूबे में हुकूमत बनाई है, तो कम बैक का तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब तबसरा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ज़ाहिर है कि मियाँ साहब की एक कायदाना हैसियत है अपनी पार्टी के अंदर, पार्टी के मामलात में, पार्टी की सदारत अब वो संभाल चुके हैं और पार्टी की सदारत के जो तकाज़े हैं उनको वो बरूए कार ला रहे हैं। बहुत से मामलात में अभी अभी मैं सेनेट में हूँ और सेनेट में हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनकी अलाटमेंट हुई है पार्टी के अंदर कि किस किस को कौन कौन सी कमेटी जानी चाहिए, तो हमारी मुशावरत मोस्टली मियाँ साहब से ही होती रही है। वो पार्टी के अमूर में दखील हैं, कौमी असम्बली से भी छुट्टी ले ली उन्होंने, कौमी असम्बली में भी नज़र नहीं आ रहे, बजट सेशन में नज़र नहीं आ रहे, उस हिसाब से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। वो देखें, वो तो छुट्टी का तो कामरान भाई ऐसा है ना कि आप जैसे मारूफ और मशहूर और मसरूफ़ जो एंकर हैं वो भी कभी कभी छुट्टी ले लेते हैं। तो छुट्टी लेने में कोई हर्ज नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि उनकी पार्टी मौजूद है नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, तो वो जो रोल प्ले कर रही है उस रोल के अंदर नवाज़ शरीफ का रोल शामिल है। सिर्फ उनका अपनी सीट पे आके बैठना ही एक रोल नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मिल रहे हैं, एम्बेसडर्स से मिलते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, उनसे तबादला ख्याल होता है। अभी रिसेंटली वो मरी आए हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ठीक है। हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी के 19 जो सेनेटर्स हैं वो गए, उनको चाय पे बुलाया, उन्होंने उनसे गपशप की, आधा घंटा उनसे खिताब किया। तो ही इज़ वेरी मच इन। उनके बारे में ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं। इरफान साहब, लोग ये समझ रहे हैं शायद वो किसी नए बयानिए की तलाश में है, जो बयानिया को मिल नहीं रहा, जिससे इमरान खान को जेर कर सके, जिससे दोबारा वो 2/3 मेजोरिटी ले सके। आप इमरान खान को देखें, कामरान, बयानिया किसी और मकसद के लिए हो सकता है कि इलेक्शन में हम जाएं तो किसी बयानिए की तलाश हो। जहाँ तक इमरान खान साहब को जेर करने के लिए बयानिए की तलाश है, ये तो कारिल हासिल है। इमरान खान साहब इस मामले में अपने आप को जेर करने के मामले में खुद कफ़ील हैं, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो आज जिस अंजाम से दो चार हुए हैं, अगर उनकी फॉलीज आप गिनने पे आ जाएं, उनकी गलतियां गिनने पे आ जाएं, क्यों आपने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए, क्यों आप 2 या 3 मेंबरों से शहबाज साहब की PDM की हुकूमत बनी, क्यों उसे छोड़ के आ गए। फिर उसके बाद जनाब मई 2022 में आपसे हमने जाके कहा कि जी इलेक्शन हम करा रहे हैं, आपने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो इलेक्शन आके लूँगा, 25 तारीख को आ रहा हूँ इस्लामाबाद, मैं आपकी भीख नहीं। हमने बाजवा साहब के ज़रिए उनको पैगाम दिया कि जी इलेक्शन तय हो गए हैं, आप ये धरना वरना छोड़ दें। और उनकी जो जमात के अरकान थे वो आए हमारे पास, 3 उनके मोतबर अरकान जो थे वो हमसे बातचीत करके असदुमर साहब आए थे, खटक साहब आए थे, बिल्कुल क्या करें वो बात। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने बाजवा साहब का नाम ले लिया, पिछले दिनों
जी जी, आप ये सर पॉइंट आपको समझ आ गया। आपने बाजवा साहब का नाम ले दिया, तो पिछले दिनों जुबैर साहब से बात मंसूब कर दी गई, हालांकि उन्होंने क्लियर कट ये किसी इंटरव्यू में नहीं कहा था कि उनको पता है फॉर श्योर कि नवाज शरीफ साहब की बाजवा साहब से कोई मुलाकात हुई, कोई लंदन प्लान बना। लेकिन आप हमें फॉर द रिकॉर्ड तो बता सकते हैं ना, फॉरगेट अबाउट जुबैर साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कि क्या कभी भी नवाज शरीफ साहब की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई इक़्तिदार से उतरने के बाद, या दोबारा कम बैक होने के बाद, या इमरान खान के इक़्तिदार से जाने से पहले? जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं बिल्कुल दो टोक और वाज़े और बिल्कुल जो एक एक यकीन के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि 2028 जुलाई 2017 के बाद जिस दिन मियाँ साहब इक़्तिदार से अलग हुए हैं, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई आज शाम तक जब हम बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन नंबर एक, बातचीत मुलाकात की बात मैं कर टेलीफोन रहा पे हूँ। बाजवा साहब एक से एक्सटेंशन के जी दौरान। जी एक टेलीफोनिक कॉल जब बेगम कुलसूम नवाज़ का इंतकाल हुआ तो इनकी तरफ से ताज़ियत का फ़ोन गया, जो जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट या 1.5 मिनट थी। उसके अलावा कोई टेलीफोनिक रब्ता भी उनका नहीं हुआ है। तो ये दोनों बातें मैं पूरे यकीन के साथ, अगर इसके बरक्स किसी के पास कोई दलील है या कोई सबूत सर है तो वो मैसेज लेके आए। एक्सचेंज हुए मैं बाजवा तो साहब और नवाज पूरी शरीफ साहब के ठोस दरमियान, मैसेजेस देखिए, व्हाट्सएप? मैसेज तो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कोई शवायद हों। मैं अगर चला गया यहाँ से, मैं कहा जी बाजवा साहब ये कह रहे थे या बाजवा साहब ये चाहते हैं, तो मुझे उसका इल्म नहीं है कि कोई हम में से गया हो या कोई नहीं सर, टेलीफोन मैसेजेस नवाज पे राब्ता मियाँ साहब और बाजवा साहब का? नो एब्सोल्युटली आप कह रहे हैं नहीं? नो टेक्स्ट, नो मैसेजेस, नो टेलीफोनिक टॉक एंड नो मीटिंग व्हाट्सोएवर। यानी वो जिन दिनों बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी पार्टी को आमादा किया, उन दिनों भी बाजवा साहब ने ना शुक्रिया के लिए फ़ोन किया पहले, ना पहले मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कुछ कहा, या उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया मियाँ साहब के पास लंदन में? या कोई ना अच्छा। उन्होंने मियाँ साहब से कोई इल्तमास का फ़ोन किया है, ना शुक्रिया का फ़ोन किया है, और ना मियाँ साहब इस तरह के। मियाँ साहब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। आपको याद होगा कि जब जजेस का मामला था, और ये एतजाज़ साहब ख़ुद बता चुके हैं, चौधरी एतजाज़ हसन, कि जब वो गुजरांवाला में थे तो कियानी साहब का फ़ोन गया कि जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अब ये फ़ैसला हो गया है। और एतजाज़ साहब ने ये वो फ़ोन पकड़ा दिया मियाँ साहब को कि ले मियाँ साहब से बात करें, तो मियाँ साहब ने इशारे से कहा कि मेरे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सर आप ये कह रहे हैं कि और उन्होंने कियानी साहब से नवाज शरीफ साहब ने अनकंडीशनल एक्सटेंशन दी है, ना बाजवा साहब ने कभी उनको रिक्वेस्ट की, ना कभी शुक्रिया अदा किया, फिर भी उनका दिल इतना किया कि उन्होंने कहा जी इनको एक्सटेंशन देने के लिए लॉ बना दें मियाँ साहब का? ये देखिए, ये नवाज शरीफ की अनकंडीशनल एक्सटेंशन को भी हम मतलब है मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सारी तारीख को। एक्सटेंशन उनकी हो चुकी थी बाजवा साहब की अगस्त में। ये मामला तो बहुत बाद में आया जब खोसा साहब ने अपनी तौसी के हवाले से कुछ रंजिशें हुई और उन्होंने इस तौसी को भी बीच में ले लिया। ये बहुत बाद का मामला है, और ये मामला फिर चला गया असेंबली में, और असेंबली ने इसको एक क्या कहना चाहिए कि एक आग भड़क रही है तो उस पर मट्टी डालने के लिए एक काम किया। ये कोई नवाज शरीफ का इनिशिएटिव नहीं था, ना उनका कोई खुश दिलाना फ़ैसला था जी कि इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। नवाज शरीफ और एक्सटेंशन ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं कि माजी में इनका क्या रिश्ता रहा है। सर मैं आपका आज कॉलम पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने लिखा हुआ था अमेरिकी करारदाद पर, पीटीआई की बड़ी कामयाबी के हवाले से आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के जमहूरियत वार और किस तरह अमेरिका ने डील किया, उस पर आपने बड़ा बहुत ज़बरदस्त तारीख रकम की है। आप चाहे उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल उससे उभरेगा ये कि अमेरिकी करारदाद एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक, और दूसरी तरफ ये परसेप्शन चाहे पीटीआई की तरफ से बन रहा है या वैसे बन रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आ गए तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। हाउ यू टेक इट? क्योंकि गवर्नमेंट तो आपकी है। देखिए जी, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए या कोई आ जाए, इमरान खान साहब की रिहाई हो या वो पसे दीवारें ज़िंदा रहें, मैं एक जुमला कह चुका हूँ कि ख़ुद शिकनी के लिए, अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए, अपने आप को ज़रर पहुँचाने के लिए, अपने आप को माइनस करने के लिए वो काफ़ी हैं। अडयाला की दीवारों के अंदर रहें या अडयाला की दीवारों से बाहर रहें। जब वो बनी गाला में थे तो भी यही काम कर रहे थे, जब वो ज़मान पार्क में थे तो भी यही काम कर रहे थे, अब अंदर हैं तो भी ये काम कर रहे हैं। बाहर आएंगे, देखें ना जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, अपनी तारीख़, अपनी सियासी तारीख़ जो रकम की है, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे के चले गए, फिर पंजाब असम्बली तोड़ ली तो वो जेल में तो नहीं थे, फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी तो जेल में तो नहीं थे। उन्होंने जितने फ़ैसले किए हैं अब तक अपने आप को ज़रर पहुँचाने के लिए और मुसलसल कर रहे हैं।
उनका जेल से और जेल के बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें न किसी डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत है, न किसी जो बाइडन की चलिए ज़रूरत सर, है। ये न तो किसी आपका हो और गया की ना एक ज़रूरत बिल्कुल तजिया, वो लेकिन ट्रंप वाली बात को किस तरह देखते हैं आप, गिवन द फैक्ट कि कांग्रेस ने करारदाद पेश कर दी है इमरान के हक में? नहीं, वो कांग्रेस की करारदाद का भी एक पस मंज़र है। थोड़ा सा इशारा मैंने अपने कालम में भी किया है। आप ज़रा वहाँ की, आपने थोड़ी सी बात की थी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी ज़ैली कौंसल साहब या किसी का कोई आज आया है, जुल्फ़ी बुखारी साहब के, ये भी उसी तरह की है। वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के नाते हर कांग्रेसमैन जो है अपने हलके में जा रहा है, उसे वोट भी चाहिए, उसे पैसा भी चाहिए। ये दोनों चीजें पीटीआई उसे पेश कर रही है। और ट्रंप फैक्टर को आप किसी तरह नहीं देखते? जिस शख्स ने इमरान खान के की खातिर इन्फ्लुएंस कोई फैक्टर नहीं है सर इस पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है और वो है इमरान खान फैक्टर, बस। और इमरान खान को किसी दूसरे को जख्म पहुंचाने की, तकलीफ पहुंचाने की मनसूबा साजी। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं सर ब्रेक के लिए आपके पास कि आप समझते किसी कंडीशन में कभी भी मियां नवाज शरीफ जो है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात, बात या डील नहीं करेंगे किसी भी लिहाज से? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इरफान साहब, सिर्फ 30 सेकंड मेरे पास हैं, तो कैटेगरिकली आप बता सकते हैं कि जितनी आप लोगों के दरमियान डिवीजन नज़रियाती तौर पे इमरान खान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान कभी भी इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे और कभी भी पॉलिटिकल डील नहीं हो सकेगी, एग्रीमेंट आप दोनों के दरमियान? चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी वंस अपॉन अ टाइम हुआ था पीपल्स पार्टी नून लीग का। हमने तो ये नहीं कहा है कि हम बात नहीं करेंगे। हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। हम पाकिस्तान की खातिर क्यों नहीं बात करेंगे उनसे? लेकिन ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं या नवाज शरीफ से कर रहे हैं, ये सवाल खान साहब से पूछने का है। वो तो जेल में है ना, उनसे किस तरह पूछूं? डाकुओं से लिहाजा नहीं, वो रोज बोलते हैं ना, वो रोज कहते हैं, आपके साफी रोज जाते हैं, उनसे पूछे जी। आज तो खैर बड़ी बददुआएं मिल गई हैं बुशरा बीबी से। मैं कह रहा हूँ आप लोग जो है नजर शजर उतार लें अपनी। बहुत उन्होंने बददुआएं दी हैं और दुश्मन को कभी हकीर ना समझे और इजी ना लें, मेरा तो मशवरा है मुफ्त। इरफान साहब, मुझे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल तक दीजिए इजाजत।